चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में थे और उसमें हमने ग्राफ विधि से समीकरण को हल करना सीख लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। फिर हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल। तो हमारे पास जो व्यापक समीकरण होता है ना, उससे हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो समीकरण थे हमारे पास। क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो ये समीकरण था, और दूसरा क्या होता है समीकरण, a2x प्लस b2y और प्लस का c2 बराबर 0। यह दूसरा समीकरण। और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसमें से हम लोग x और y की मान निकालेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक वैल्यू को क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापित करेंगे और वहां से x या y का किसी एक का मान निकालेंगे, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे समीकरण में रखेंगे। ठीक है, और वो जो दूसरा समीकरण होगा वो किसी एक चर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर उससे क्या करेंगे, अपन उस एक चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए प्रोसेस में देखते हैं, फिर आके आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ समीकरण एक से। समीकरण एक से चलिए, समीकरण एक से लिख लेते हैं। तो क्या है समीकरण एक, a1x प्लस b1y और प्लस का c1 बराबर 0। अब यहाँ से चलिए इसको ना किसी एक चर राशि को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए x को इधर रख लेता हूँ। तो क्या बन गया हमारे पास, a1x बराबर, अब ये दोनों देखो, इसके पहले प्लस है, इसके भी पहले प्लस है, तो दोनों उस तरफ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का b1y और माइनस का c1। अब यहाँ से x बराबर जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का b1y माइनस का c1 डिवाइडेड बाई, ये जो a1 था गुणे में वो कहाँ चला जाएगा, बटे में, यहाँ आ गया a1। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया है। देखिए पहला समीकरण लिया था हमने, इस समीकरण को हमने क्या किया है, किसी एक चर को एक ही तरफ रखेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया है, x को लेफ्ट हैंड साइड रखा है, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने निकाल ली है y के टर्म में। देखिए है ना, तो ये जो भी वैल्यू आया है ना, पक्षांतरित कर दिया था जब हमने इनको, तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को हम रख देंगे अब समीकरण नंबर 2 में। हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल ली है, और इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 के इस x की जगह पे अब रख देंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब मैं चलता हूँ समीकरण 2 में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसा कि x का मान, x का जो मान निकाला है हमने इसमें समीकरण 3 में, x का मान, इसको हम लोग रख देंगे किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 तो है ही, x की जगह में क्या रखूँ, ये पूरी वैल्यू रखना पड़ेगा। x1 था, x1 नहीं सॉरी x, ये क्या, ठीक है चलिए कोई बात। यहाँ से x की वैल्यू को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे आ गया a2, और x की जगह में हमने रख दिया क्या, माइनस का b1y माइनस का c1 बटे a1। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का b2y और प्लस का c2 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए इसका अंदर गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ से ये बन गया क्या, माइनस का a2b1y माइनस का a2c1, और इसके डिवाइड में क्या है a1,
प्लस यहाँ से हो गया कितना v2y और प्लस का c2 और बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे इसको और हल करता हूँ मैं। यहाँ से देखिए ये a1 है ना, a1 का जब हम ये डिवाइड में रहता है कोई भी चीज़ तो उसका क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है। तो जब या तो एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस a1 का इधर तो कुछ है नहीं तो इधर तो गुणा हो नहीं सकता, तो इसका इस साइड में सबके साथ में गुणा हो जाएगा। या यूं कहूँ कि इसमें पूरे समीकरण में a1 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे समीकरण में a1 से गुणा कर दूंगा। तो जैसे a1 से गुणा करोगे तो यहाँ से a1 और ये a1 कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल इतना ही चीज बचेगा। क्लियर है। इसमें a1 से गुणा हो जाएगा, इसमें a1 से गुणा हो जाएगा और इधर भी a1 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं a1 से गुणा किया तो यहाँ पे तो यही आ जाएगा, a1 कट गया यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस का a2 b1y माइनस का a2 c1। अब देखिए प्लस यहाँ पे b1 b2 पहले से था, इसके साथ में a1 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया कितना, a1 b2 और y, इसके साथ में y था और प्लस है ना, प्लस c2 के साथ में किसका गुणा होगा, a1 का, तो ये हो जाएगा कितना, a1 c2 और इधर जीरो के साथ में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएंगे, है ना, सब चीजें सारी चीजें जीरो ही हो गई। अब देखिए इसमें से y y वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को बराबर को उधर लेके चलते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले मैं इसको लिख दूँ, इसमें माइनस है तो उसको बाद में लिख लेते हैं, इसको लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, a1 b2y माइनस का इधर से a2 b1y और बराबर लगा दो। अब बराबर के बाद देखो दोनों कांस्टेंट टर्म है जो, उसको मैं बराबर को उस तरफ ले जाऊंगा, ये माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया कितना, a2 c1 और ये वाला प्लस का जो था वो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a1 c2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में देखिए y कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आ गया क्या, y कॉमन में बचा क्या, a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर a2 c1 माइनस का a1 c2। तो यहाँ से देखिएगा y की मान निकालूं, y का मान निकालूं तो ये कहाँ चला जाएगा, गुणे में है ना ये वाला पूरा टर्म, ये चला जाएगा बट्टे में। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, y बराबर a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस का a2 b1। तो इस प्रकार से देखिए y की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अभी अगर देखिए इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह में कोई संख्यात्मक मान होता, मान लो 3 5 8 7 ऐसा कुछ भी होता, तो यहाँ पे वो मान आ रहे होते, तो यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ इसका वैल्यू निकल के आ जाता, 3 5 एनीथिंग कुछ भी आ सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको हल करके देखो y की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से हमने एक कांस्टेंट एक वेरिएबल को इधर ही रखा, x को रख लिया, बाकी सबको उधर पक्षांतरित कर दिया। उसके बाद इस x की जो भी वैल्यू निकाली ना हमने, इस x की वैल्यू को दूसरे समीकरण में रख दिया। पहले में ही मत रख देना, नहीं तो फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से आए थे, है ना। तो अपन ने इसको किस में रखा, दूसरे में रखा। तो दूसरे में जैसे ही रखा x के जगह में ये वाला चीज, तो देखो इसमें y है, उसमें भी y बच गया था, तो ये y के टर्म में पूरा का पूरा समीकरण कन्वर्ट हो गया, y और कांस्टेंट टर्म। यहाँ से कांस्टेंट कांस्टेंट को हमने अलग कर लिया और y y वाले पदों को अलग कर लिया, है ना, जैसे कि यहाँ पे किया था हमने, y y वालों को एक साइड कर लिया, कांस्टेंट कांस्टेंट वालों को अलग कर लिया, y कॉमन ले लिया, बाकी का ऐसा लिखा हुआ है। फिर y बराबर क्या हो गया, जो गुणे में था वो बटे में चला गया, तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। अब चलिए मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि जगह नहीं है मेरे इसमें। तो y का मान हमने निकाल लिया, अब इस y के मान को आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखो, किसी भी में रखो। तो चलो समीकरण 1 में रख के देखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भाई रखिए समीकरण 1 में, y की जगह में हम लोग जो भी y है ना, जहाँ पे y है वहां भी ये वाला चीज रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a1x प्लस b1 और y की जगह में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा a2 c1 माइनस a1 c2
डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस का a2 b1, ऐसा कुछ आ गया। और प्लस का यहाँ पे आ गया c1 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए यहाँ से ये जो भी बटे वाला है ना, ये वाला, इसका गुणा होगा किधर, इस साइड भी और इधर वाले साइड में भी। मतलब इसके पहले प्लस वाला है तो उधर नहीं होगा, उसके बाद वाले में भी होगा और इधर भी होगा गुणा। ठीक है, तो आगे कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, a1x है और इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ a1 b2 माइनस a2 b1 के साथ में, प्लस यहाँ से ये b1 वाले टर्म को इसके अंदर गुणा करा दो, ये हो जाएगा कितना, b1 a2 c1 माइनस का a1 b1 c2, और ये दोनों टर्म का भी इसके साथ में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a1 b2 c1 और माइनस का a2 b1 और c1 बराबर 0। यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए इस x वाले टर्म का भी अंदर क्या कर देता हूँ, मैं गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक काम करते हैं, ये पूरा टर्म मैं यही रखता हूँ, ये तो अपने को इसे भी क्या करना है, उधर लेके जाना ही है, बराबर के उस साइड में सब लेके जाएंगे ना। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, a1x a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर को उस तरफ सबको ले जाओ, चलो तो माइनस माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। तो हो गया क्या, a1 b1 c2 प्लस का a2 b1 c1 माइनस का b1 a2 c1 और माइनस का a1 b2 और c1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि कोई टर्म कट जाएगा, देखना ध्यान से, किसी ना किसी टर्म, कोई टर्म कट रहा होगा। इसमें देखो a1 है, इसमें देखो ये वाला क्या है, b1 है, a2 है और c1 है। इसमें भी देखो a2 है, b1 है और c1 है। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म होंगे ना, ये कट गए। ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या है, देखो a2 b1 c1, ये प्लस का है, और ये माइनस वाला क्या है, b1 a2 b1 c1, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास जो बचा है वो देखो कुछ ऐसा बचा है, क्या बचा है, a1x a1 b2 माइनस का a2 b1 बराबर क्या बचा हुआ, इधर से देखिए एक तो बचा हुआ है देखो a1 b1 c2, और यहाँ से माइनस का a1 b2 और c1, इतना बचा हुआ है। अब इसमें देखो, इन तीनों में देखो तो a1 इसमें भी है, a1 इसमें भी है, a1 इधर भी है, तो इधर से हम a1 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसको मैं आगे इधर निकालता हूँ, देखना आप लोग। यहाँ पे हमारे पास है a1x और ब्रैकेट में क्या था, a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो इधर वाले में देखो a1 कॉमन मिल रहा था, तो बराबर इधर देखो a1 आ गया कॉमन, तो बचेगा क्या अंदर, b1 c2 और माइनस का b2 c1। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब देखिए इधर भी a1 है, ये a1 और ये a1 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x का वैल्यू आ गया क्या, b1 c2 माइनस का b2 c1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या आएगा, a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक है, तो यहाँ से x की भी वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से देखो आप x की भी वैल्यू निकाल पाए और y की भी वैल्यू निकाल पाए, है ना। तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया है हमने इसमें हमने क्या किया है, समीकरण 1 लिया था, समीकरण 1 में से हमने x की वैल्यू पहले निकाल ली थी, x इक्वल टू y के टर्म में, फिर उस x की वैल्यू समीकरण नंबर दूसरे में रखा। इधर से हमको y का मतलब कांस्टेंट टर्म में जो मान आएगा ना, वो निकल के आया हमारे पास y की वैल्यू। उस y का जो भी वैल्यू आया था उसको हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो वहां से हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई।
तो ऐसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो वैल्यू को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। x की वैल्यू उठा के वहां रख दिया है ना, y की वैल्यू को उठा के कहीं रख दिया। तो इस तरह से इसमें क्या प्रतिस्थापित कर रहे हैं चीजों को, इसके लिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। चलिए आप प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे हैं ना, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, ये रेखाएं दर्शाती हैं। मतलब ये जो समीकरण होते हैं ना, ये एक रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग ग्राफ भी बना रहे थे, देखो ना, एक सरल रेखा बन रही थी, सीधी रेखा जा रही थी, तो ये सरल रेखा को समीकरण दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आपकी प्रश्नावली 3.2 ये 3.2 का पहले में देखिए 6 सवाल दिए हुए हैं। तो इसमें से हम लोग 2-3 सवाल कर लेंगे, बाकी का सवाल आप लोग करिएगा खुद से। पहला सवाल तो देखिए यार बहुत ही आसान है, ये आप लोग खुद से करेंगे। मैं आपको ना तीसरा नंबर चलो पहले बता देता हूँ। ठीक है, एक तीसरा कर लेते हैं, एक छठा कर दूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। तो जैसे इसमें देखो पहले नंबर का हम लोग तीसरा सवाल करते हैं। पहले तीसरे सवाल में देखो, जिस सवाल क्या दिया हमको 3x माइनस का y बराबर 3, ये एक समीकरण दिया है। और दूसरा दिया है कितना, 9x माइनस का 3y बराबर का 9, ये दिया हुआ है आपका दूसरा समीकरण। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से लिखो समीकरण 1 को, क्या है 3x माइनस का y बराबर 3। अब मैंने बोला था हम इसको x या y के टर्म में रख लेंगे। तो यहाँ पे देखो y के टर्म में रखना हमारे लिए क्या ज़्यादा आसान हो रहा है ना, y का डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y को उधर ले जाऊंगा, 3 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 3x माइनस का 3 और बराबर का y। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस y के मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9x है माइनस का 3 है, y की जगह पे क्या रख देंगे आप, कितना है 3x माइनस का 3 और बराबर हो गया 9। अब देखो इसको चलो अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो गया कितना 9x माइनस का 3 त्रिकाई 9x और ये माइनस प्लस 3 त्रिकाई 9 बराबर 9। x से x तो कट गया, 9 बराबर आ गया 9 के। तो इसका कुछ हल तो निकल के आ नहीं रहा है। अब देखिए क्या हो क्या रहा था, हल इसका क्यों नहीं आ रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो इसका रीजन ये होगा, इसका रीजन देखिए ध्यान से आप, इसमें अगर मैं वो a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालूंगा ना, तो ध्यान से देखिए a1 कितना है 3 बटे 9, 3 बटे 9 मतलब 1 बटे 3 हो गया ये। इधर से देखिए क्या है b1 बटे b2 माइनस का 1 बटे माइनस का 3, ये भी कितना हो गया 1 बटे 3 के बराबर। और c1 बटे c2 कितना है, ये भी 3 बटे 9 मतलब 1 बटे 3 के बराबर हो गया। तो इस समीकरण को देखो क्या हो रहा है कि तीनों बराबर हो गए ना, मतलब क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अनंततः अनेक हल होगा। मतलब दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, एक दूसरे के संपाती हो जा रही हैं, इसीलिए इसमें से कोई एक कांस्टेंट बिंदु हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हर जगह पे दोनों लाइन में जितने भी पॉइंट आप निकालोगे हर जगह पे आपको हल मिलेगा।
तो अपन ऐसे सवालों को ग्राफ विधि से भी हल किए थे, ठीक है। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से ये समीकरण हल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जा रहा है, a1 बटे a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों क्या है बराबर हो जा रहे हैं, इसलिए इस समीकरण का अनंतता नहीं करें और हम प्रतिस्थापन विधि से इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ, ये छठा नंबर है ना, जो छठवें नंबर का सवाल, इसको चलिए हल करते हैं। तो छठे नंबर का सवाल जो है उसको देखिए बनाना क्या दिया हुआ है, 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। और दूसरा समीकरण में क्या दिया हुआ है, x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 बराबर 13 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए आप, ये जो पहला समीकरण है ना, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। तो 3 और 2 का हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 6 आ जाएगा, है ना, 3 और 2 का। तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 का पहाड़ा पढ़ो भाई, 2 तिहाई 6, 3 आया ना, 3 का गुणा इस 3 के साथ होगा, तो 3 त्रिकाई 9 और x है तो x आ गया। ऐसे यहाँ पर देखो क्या चिन्ह है, माइनस। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 दूना 6, कितने बार पढ़ा, 2 बार, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ हो गया कितना 10 और y बराबर माइनस का 2। अब किसके बट्टे में 1 कर सकता हूँ, और 3 गुणा करते हैं, आपको पता ही है, a बट्टे बी बराबर c बट्टे डी। अगर ऐसा कुछ रहता है तो ये त्रिया गुणा कैसे हो जाता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ऐसे गुणा हो जाता है। तो 1 का गुणा हो जाएगा इधर और 6 का गुणा हो जाएगा इधर। तो ये कुछ समीकरण कैसा बन जाएगा, 9x माइनस का 10y बराबर 6 गुना 12 माइनस का 12। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्लियर है। ऐसे इसको भी थोड़ा सुधार लेते हैं। इधर भी देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, इस सवाल में भी 6। अब 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 बार, 3 गुना 6, 3 गुना 6 और 2 एक अन्य 2, तो यहाँ x आ गया, प्लस 2 तिहाई 6 और y आ गया बराबर इधर क्या 13/6 था, ये 6 और ये 6 कट गए। तो यहाँ से जो समीकरण बना वो क्या बन गया, 2x प्लस 3y बराबर का 13। ये हमारे लिए हो गया दूसरा समीकरण। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये चीजें मिटा दे रहा हूँ आपके लिए। अब ये 2 समीकरण है ना, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, क्या क्या, एक तो आ गया है 9x माइनस का 10y बराबर का माइनस 12, ये हमारा पहला समीकरण था। और ये आ गया कितना, 2x प्लस 3y बराबर का 13, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों समीकरणों को हल करने की कोशिश करते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से फिर वही 9x है माइनस का 10y है और बराबर का इधर माइनस 12 है। इधर से देखिए माइनस है ना, उधर ले चलते हैं, चलिए। तो 9x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 10y। इसलिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में था तो अभी क्या हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस 12 प्लस का 10y और डिवाइडेड बाई 9। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये 9 है, समीकरण 3 बन गया। अब इस समीकरण में जो x का मान आया है, इस x मान को हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट, कहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे, 2 वाले में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए भाई 2 पे रखिए समीकरण 2 में, 2 हो गया, x की जगह में क्या आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू माइनस का 12 प्लस का 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस है, फिर प्लस का 3y और बराबर का 13।
अब देखिए जो 9 है ना, 9 का मल्टीप्लाई इसके भी साथ और इसके भी साथ हो जाएगा। ये आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इसमें ऐसा हो रहा है कि अगर मैं इसका सम में ना डिवाइडेड बाई 1 कर दूं तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके हम अल्टीमेटली वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे अभी बोल रहा हूं मैं। इसमें क्या डायरेक्ट हो जा रहा है, 9 को क्या करना है, इधर और इधर गुणा कर दो। या ऐसा बोलूं मैं कि पूरे समीकरण में 9 से गुणा कर दो। यहाँ पे जैसे 9 से गुणा करोगे 9 से 9 कट गया, और ये प्लस वाले इसके साथ 9 का गुणा हो जाएगा और इसके साथ 9 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा कुछ, देखो ये बनेगा कैसा, माइनस का 2 सॉरी प्लस का 2 माइनस का 12 प्लस का 10y फिर प्लस 9 तरीक हो जाएगा क्या 27 और y बराबर 13 इंटू 9। क्या होता है 13 इंटू 9, गुणा करके रखिए वहां पे। अब इसका 2 का देखो अंदर गुणा कराता हूँ तो माइनस का क्या हो गया 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20, 10 दूना हो गया 20y और ये हो गया प्लस का 27y और बराबर इधर हो गया कितना 13 इंटू 9। क्या हो गया 13 इंटू 9 बोलो 117। ठीक है, अब देखो ये माइनस 24 उधर ले जाओ, इन दोनों को जोड़ दो तो 20 में 27 जोड़ा कितना हो गया 47 y बराबर 117 और माइनस वाला उधर गया तो हो गया प्लस में और 24 आ गया। तो यहाँ से 47y बराबर इन दोनों को जोड़ दो 7 4 11 2 और 1 3 एक हाथ से था 4 हो गया और यहाँ पे आ गया कितना 1 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, y बराबर आ गया 141 डिवाइडेड बाई 47। अब देखो ये कैसे डिवाइड होगा, 7 का टेबल पढ़ लो, 7 दूना 14 7 3 21 एक आ गया तो 3, तो यहाँ थोड़ा सा वर्क कर देता हूँ। देखो 47 में 3 का गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 3 7 21 2 आया, 3 चौको 12 और 2 14 आ गया। 47 47 और 47 3 141। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू आ गई कितनी 3 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब इस y की वैल्यू को आप किसी में भी रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो, 3 में रख लो, जहाँ मन करे वहाँ रख लो। तो चलो हम लोग 3 में रख के इस बार देखते हैं। ठीक है, तो इस y के मान को y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, 3 में रखने पर। ठीक, अब देखो 3 क्या था हमारा x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10 इंटू वाई की जगह में रख दूंगा 3 और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा कितना 9। चलिए इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, -12 प्लस 10 तिहाई 30 और डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया 30 में 12 घटाएंगे कितना आएगा बोलो यार, 30 में 12 घटाएंगे कितना आएगा 18। तो ये आ गया कितना 18 के बराबर और डिवाइडेड बाई 9, 9 1 9 9 2 18। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई अपनी 2 के बराबर। x बराबर आ गया 2 और y बराबर हमने निकाला कितना 3, y बराबर 3। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3 हो गया। सिंपल है। हमने क्या किया समीकरण 1 लिया, उससे यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकाल ली। आप यहाँ से y की भी वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, आप अपने स्वेच्छानुसार अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें वैसा करें। x की वैल्यू निकालने में आपको सुविधा है तो x की निकालें, y की निकालने में सुविधा है तो y की निकालें। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू को हमने समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, और उस दूसरे समीकरण को जब हल किया मैंने तो वहाँ से मुझे क्या है y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इस y की वैल्यू आप 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कहीं पे भी रखो, आपको x का मान निकल के आ जाएगा। अब देखो अगर आपको ना अपने उत्तर को चेक करना है, जैसे मान लो मैंने पेपर में पूरा ये सवाल हल किया। ठीक है, अब हल करने के बाद मेरा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि मेरा उत्तर सही निकला कि नहीं। मान लो कहीं पे गुणा भाग करते समय, जोड़ घटाते समय कहीं पे अगर मैंने कुछ गलती कर डाली हो तो मैं कैसे चेक करूंगा कि भाई मेरा आंसर सही है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो भी x और y की मान है इन समीकरणों में रख के देख लेंगे। अगर समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो उत्तर आपका सही है। जैसे देखो 9 है, x की वैल्यू हमने कितना निकाला 2, तो यहाँ मैंने 2 रख दिया, माइनस 10 है और गुणे यहाँ y की वैल्यू कितना निकाला था 3, इन दोनों को हल कर लो, -12 आ जाना चाहिए। तो
तो 9 दूना 18 माइनस 10 तिहाई 30, 18 में 30 घटाएंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, और बड़ी संख्या चिन्ह -12 आ गया। इधर भी देखो कितना है -12 है, मतलब उत्तर हमारा सही है। चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं। 2 गुणे एक्स की जगह में क्या रखना है 2 प्लस 3 गुणे वाई की जगह में क्या रखना है 3, तो 2 दूना 4 आ गया, प्लस 3 त्रिकाई 9 आ गया, 4 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, ये देखो 13, ये देखो 13, मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को भी चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि गलत है। ठीक, तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि के पहले नंबर पे 2 सवाल हमने यहाँ पे देखे। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक ये अंडर रूट वाला सवाल है ना, जो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए एक बराबर की मैं आपको थोड़ा सा बेसिक हिंट दे देता हूँ। जैसे इसमें सवाल दिया है अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y बराबर 0, इसमें अचर पद है ही नहीं, तो x और y दोनों की वैल्यू 0 ही आने वाली है। लेकिन इसको हल कैसे करें वो देख लो। यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 8y बराबर 0। अब इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब एक अगर समीकरण 1 ले लूँ मैं, तो क्या होगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट 2x बराबर इधर ले जाऊँगा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3y माइनस के साथ डिवाइड, अभी इतना ही है, और यहाँ से जब x निकालोगे तो हो जाएगा कितना माइनस का अंडर रूट 3y और डिवाइडेड बाई रूट 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू दूसरे समीकरण में रखते हैं, रखूँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 2 में रख दो। चलो समीकरण 2 में x का मान रखना है, x का मान रखने पर चलिए रखता हूँ अंडर रूट 3 है। अब यहाँ x की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू कितनी माइनस अंडर रूट 3y बड़ी माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2, और माइनस का 8 अंडर रूट y है बराबर 0 है। अब देखो अगर गुणा करना है तो कर लो, नहीं तो इसमें भी और इसमें भी देखो y कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों से y क्या है कॉमन आ जाएगा, और इसके अंदर देखो अंडर रूट 3 का गुणा करूँ तो ये -3 बन जाएगा, 2 अंडर रूट है ना तो एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बटे में अंडर रूट 2 है, माइनस का यहाँ पे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, अंडर रूट 8 के ऊपर था, तो यहाँ पे माइनस अंडर रूट 8 बराबर है 0। अब देखो यहाँ y है, यहाँ बराबर 0 है, इसके नीचे में चाहे कुछ भी जाए है ना, ये जो है माइनस का 3 बटे अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 8, ये अगर जाएगा भी तो अल्टीमेटली क्या बन जाने वाला है 0, y बराबर 0 हो गया। इस y के मान को समीकरण इसमें रख दो, कहीं पे भी रख दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, मान लो अगर इसमें रखता हूँ इस ब्रैकेट वाले में, तो माइनस का अंडर रूट 3 y की जगह में 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, कुछ भी किसी भी संख्या का 0 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0, भाग लगाएंगे आएगा 0, x बराबर यहाँ पे आ गया कितना 0, तो इसका x भी 0 y भी 0, तो ऐसे आप हल कर लेंगे। ये जो दूसरा सवाल है ना, इसमें पहला सवाल तो देखो बड़ा सिंपल सा बना हुआ है s माइनस टी बराबर 3, दूसरा जो सवाल है s डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6। ऐसे ही एक सवाल था देखो छठे नंबर पे x बटे 3 y बटे 3 y बटे 2, इसमें हम क्या किए थे एलसीएम लेकर किए थे ना, वैसे आप इसको एलसीएम लेके पहले सिंपल समीकरण में बदल लेना, फिर उसको आगे हल कर लेना। और एक ये दशमलव वाला भी सवाल है, तो दशमलव को देख के डर मत जाना यार, थोड़ा हल करना है ना, और हल करके और ट्राई करना, हो जाएगा वैसे आप लोगों से, ठीक ठीक है। तो आज हमने देखो क्या क्या सीख लिया, अपन ने प्रतिस्थापन विधि का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, और एक दो सवाल हमने देख लिए प्रतिस्थापन विधि में कैसे सवाल हल किए जाते हैं, और बाकी कुछ सवाल हैं वो आप लोग ट्राई करिएगा। ये देखिए दूसरा जो सवाल है ना, मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूँ कि दूसरे सवाल को कैसे हल करेंगे, तो आप लोग घर में प्रयास करिए, बाकी अगर नहीं होगा तो कल मैं बता दूंगा आपको, है ना, अगली क्लास जब भी हमारी होगी। तो इसमें देखिए दो सवाल दिए हुए हैं, दो समीकरण ऊपर जो दिए हुए हैं 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इन दोनों को हल करेंगे तो इसमें से x और y का मान आ जाएगा, जैसे अभी अपन हल कर रहे हैं ना प्रतिस्थापन विधि से, वैसे आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से x और y का मान आ जाएगा।
उस x और y के मान को, ये जो नीचे एक समीकरण दिया ना y बराबर mx प्लस वाई 3, इसमें y की जगह में y का मान, x की जगह में x का मान रख देना। तो इसमें जो m है ना, m की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसमें से m का जो भी मान आए वही आपका इसमें उत्तर हो जाएगा कि इसमें m का वही मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो तीसरे नंबर का सवाल है आप लोग ट्राई करके देखिए। हमने ये जो भी सवाल दिए हुए हैं इससे पहले समीकरण में कन्वर्ट करेंगे और समीकरण कन्वर्ट करके फिर वही प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। विधि तो सब सेम है। अगर नहीं होता तो तीसरे नंबर के सवाल का कल मैं सबका समीकरण बना दूंगा, है ना, आप लोगों को समझा के। उसके बाद आप लोग सवाल प्रतिस्थापन विधि से अपने से हल कर लें। एक आध सवाल हम लोग और देख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। बाकी प्रैक्टिस देखो आपको ही करना है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे सवाल का उतने अधिक आपसे चीज़ें क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएंगी और आपको बनेगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए।